तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग डली हुई है कि किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए, जिससे शून्य क्या होते हैं ये तो आप लोग समझ ही गए हैं कि x की ऐसी वैल्यू जिस पर वो जो फंक्शन है हमारे पास है, जो बहुपद है, उसकी वैल्यू जो है शून्य आ जाए। x के जिस मान पर उसकी वैल्यू शून्य हो जाए वही उसका शून्य कहलाता है। लेकिन ये गुणांक क्या होता है? तो गुणांक देखिए, जैसे एक हम लोग द्विघात बहुपद का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। तो अब x की वैल्यू जो डालेंगे इसमें, जिसके बराबर 0 होगा वो तो इसका शून्य कहलाएगा। लेकिन ये जो है a है, b है और ये c है, ये इसके गुणांक कहलाएंगे। किसके? x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c एक अचर पद है। लेकिन अगर हम लोग इसके बगल में लिख दें x की पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये भी एक तरह का गुणांक ही हम लोग मान सकते हैं कि ये x की पावर 0 का गुणांक है। पावर घटती आ रही, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, इस तरह से। तो यही होते हैं बेसिकली गुणांक। तो अब आइए देखते हैं एक एक करके। पहले जो अपना संबंध है रैखिक समीकरण में कैसा संबंध रहेगा, यानी कि रैखिक बहुपद में क्या संबंध होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग डालते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। तो अब देखिए रैखिक बहुपद में तो सिंपल सा एक रैखिक बहुपद ले लेते हैं। कौन सा? इसका स्टैंडर्ड जो होता है रूप वही लेते हैं, ax प्लस b। ये अपना एक बहुपद है px, मान लिए हम लोगों ने, जिस पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए वही इसका शून्य कहलाएगा। तो शून्य किसका कितना है? तो अगर हम लोग शून्य की बात करें तो जिस पर ये 0 हो जाए, यानी कि अर्थात इसके बराबर हम लोग जिस पे 0 लिख सकें। तो अब जिस पे हम लोगों ने 0 लिखा, अब उस पे x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू ax इधर ही रहा, b को उस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, ये -b हो गया। अब उसके बाद ये -b है। अब उसके बाद a को भी उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो x ये हो गया -b/a। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये हमारा संबंध निकल कर आया। शून्य का अपना क्या है? -b/a, और इसमें गुणांक है ही -b, और a क्या है? गुणांक ही है दरअसल। a क्या है? तो x का गुणांक है, और b x की पावर 0 का गुणांक कह लीजिए, अचर पद कह लीजिए, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि b यहाँ पे जहाँ a x का गुणांक है, तथा b अचर पद है। तो इस तरह से ये हो जाता है एक घात वाले जो बहुपद हैं उनकी बात। इसमें तो सिंपल सा था, बिल्कुल आराम से निकाल सकते थे आप लोग भी। तो ये हो जाता है इनका संबंध, है नहीं कि हमें अगर कोई भी दिया जाए तो x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, अगर उनका शून्य का हमें ज्ञात करना है तो हम लोग सिंपल सा -b/a कर देंगे, यानी अचर पद में माइनस लगाएंगे और नीचे a से भाग कर देंगे। बात हो जाएगी ख़त्म, अपना शून्य निकल कर आ जाएगा। तो आइए अब देखते हैं द्विघात वाले को। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना दूसरा पार्ट देखते हैं। कौन सा? द्विघात बहुपद के बारे में। ये जो द्विघात बहुपद, अगर इसके स्टैंडर्ड रूप यानी कि मानक रूप की बात करें तो ये कैसा दिखता है? ax² प्लस bx प्लस c। आप लोग देख ही सकते हैं a क्या है? x² का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है, और c यहाँ पे अचर पद है। अगर यही समीकरण होता तो इक्वल में 0 लगाते, लेकिन ये बहुपद है तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये px बराबर ऐसा है। तो ये अपना एक द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है। अगर एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि जो अपना px है वो क्या है। यहाँ पे ले लेते हैं एक उदाहरण 2x² - 8x + 6 को।
अब देखिए इसके शून्य क्या है, तो शून्य जिस पर ये वैल्यू शून्य हो जाए, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसका क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालना आप लोगों ने क्लास 9th में सीख ही लिया होगा। तो क्या करते हैं, बेसिकली इसका और इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, संख्याएं मन में रखते हैं, लिखते नहीं हैं, या लिखना चाहें तो कहीं अलग जगह पे लिख लेते हैं। तो 6 दूना 12 है, इसको हम लोग मन में रखेंगे। अब इस वाले पार्ट का मल्टीपल ऐसा करेंगे हम लोग, खंड के 2 टुकड़े के जोड़ने पर तो 8 है, लेकिन गुणा करने पे ये 6 दूनी 12 आ जाए, तो 4 तिहाई 12 होगा, 6 दूनी 12 होगा। तो यहाँ से 2x² - 6x - 2x। देखिए यहाँ पे माइनस था और दोनों ही संख्याएं छोटी थी, यानी कि जोड़ने पे, तो यहाँ पे -6 और -2 जुड़कर ही -8 आता है। देखिए चेंज कोई नहीं होना चाहिए, यही चीज़ को बस थोड़ा सा अंतर करके, मतलब रूप बदल के लिख देना है यहाँ पे बस। और ये +6 ऐसे ही रहा, वो जो हमने 12 लिया था वो कहीं भी लिखना नहीं, उसको मन में रखना है केवल। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है कॉमन, तो संख्याएं बात करें तो 2 कॉमन हो सकती और x कॉमन हो सकता है, एक जो चर है। तो यहाँ से बचा क्या, x बचा, और यहाँ से -3 बचा। यहाँ से अगर हम लोग -2 कॉमन लेते हैं अगर, तो यहाँ से क्या बचा, x, और ये वाला माइनस जो कि यहाँ से बाहर गया है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस हो गया, और यहाँ से 2 से भाग कर देंगे तो -3। अब देखिए इन दोनों में फिर से ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, अब इनमें x - 3 फिर से कॉमन हो रहा है। तो x - 3 को हम लोग जब कॉमन निकाल लेते हैं तो अपने पास बचता क्या है, तो 2x - 2 बचता है। तो अब जिस पर ये वैल्यू 0 हो जाए वही इसके शून्य कहलाएंगे। तो जिस पर ये वैल्यू 0 हो जाए, तो ये वैल्यू 0 कब होगी, यानी कि 2 चीज़ों का गुणनफल 0 कब आता है, या तो ये वाली संख्या 0 हो जाए या तो ये वाली 0 हो जाए, तो दोनों का गुणनफल 0 आ जाएगा। तो देखिए अलग अलग इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, या यहीं पे देखिए नीचे, x - 3 बराबर 0 या 2x - 2 बराबर 0 ले लेंगे हम लोग। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो x बराबर, जब x - 3 बराबर 0 लिए तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आई x की, वो कितनी आई, 3 निकल कर आई। और यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से निकल कर आई कितनी, ये 2x ऐसे ही रहा, = में 2 हो गया, और x बराबर 1 निकल कर आ गया। ये हो गई इसकी वैल्यू। अब देखिए ये मूल हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 मूल हैं, तो इसमें हम लोग निकालते हैं मूलों का योगफल और गुणनफल। तो यहाँ पे 2 मूल मानते हैं हम लोग, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं द्विघात में कि इसके जो मूल हैं, यानी कि इसके, बार बार हम भूल जाते हैं, मूल कह देते हैं, मूल वर्ड समीकरण में यूज होता है और यहाँ पे शून्य का यूज होगा। तो इसके 2 समीकरण, इसके जो 2 शून्य थे वो हम लोग पहले ही मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है। जब हमें ये पता नहीं था तभी हम लोगों ने मान लिया था। अब अगर इनकी बात की जाए तो ये जो आते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की बात की जाए, हम लोग अगर बात करें तो अल्फ़ा अपने पास कितना है, 3, और ये बीटा कितना है, 1 है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे अगर 3 और 1, तो ये 4 आएगा। अब इस 4 को अपने शून्य के रूप में हमें दिखाना है। तो देखिए 4 वैसे तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं इस शून्यकों की हेल्प से। अगर हम लोग चाहें तो 2 गुणे a लिख दें, तब भी 2 गुणे a लिखेंगे, यानी कि 2, तब भी 4 आ जाएगा। या हम लोग चाहें तो यहाँ पे -b/2 लिख दें, तब भी हो जाएगा काम। तो बहुत सारे तरीके थे, लेकिन उसमें जब जो गणितज्ञ थे उन्होंने जब बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व किए, तो उसमें से क्या निकल कर आता है कि हम लोग यही करेंगे कि इस 4 को क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे पहले, इस -8 वाला जो माइनस है उसको हटाने के लिए आगे एक माइनस लगाएंगे, बटे में 2 लिख देंगे। अब ये 8 क्या था, 8 x का गुणांक था, 2 क्या था, x² का गुणांक था। तो ये बहुत सारे समीकरण पे अप्लाई किए गए, बहुत सारे बहुपदों पे अप्लाई किए गए। तो यही हर बहुपद पे, यही इसी पॉइंट पे सभी बहुपद संतुष्ट थे, बाकी सभी बहुपद संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से जो मूलों का योग होता है वो कितना निकल कर आ जाता है। अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो a के स्थान पे कितना है, 2, b के स्थान पे -8, c के स्थान पे 6। तो यहाँ से हम लोग इसका कंपेयर करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आता है अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये
आगे रहा ये b की वैल्यू है अपान ई में ये a है, तो अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाती है -b अपान a। बस इतना ही अभी ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद एक टर्म और आता है कि हम लोग अगर मूलों का गुणा करा दें यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा करा दें तो अपने पास कितना निकल कर आएगा 3। अब इसको भी 3 को भी शून्यकों में संबंध हमें दिखाना है अगर, तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं इसको, इस 6 के बटे में 2 लिख देते हैं तब भी हो जाएगा, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग a+1 कर दें तब भी 3 हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ये अगर कर दें -8, इसके आगे एक माइनस लगाएं, फिर -8 अपान 2 करके -1 कर दें तब भी 3 आ जाएगा। तो इस तरह से तो जब इसको बहुत सारे समीकरण या बहुपदों पे अप्लाई किया गया तो ये क्या निकल कर आता है, ये 6/2 से संतुष्ट हो जा रहा था। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/2, और ये 6 क्या था, अचर पद था, और 2 क्या था, a था। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, c अपान a। इस तरह से ये चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। ये रहा अपना अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये रहा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरह से ये हो जाता है। अगर जैसे द्विघात समीकरण में कुछ अगर इसके मूल दे दिए जाएं और अगर मूल से हमें समीकरण बनाना पड़े तो ये समीकरण का पार्ट है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, अगर थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, यानी कि अगर अल्फ़ा और बीटा हमारे मूल हैं तो ये जो समीकरण निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये ऐसा समीकरण होगा जबकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो, 1। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई संख्या है तो यहाँ पे हमें k से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये जो समीकरण बन के आता है इसी का अगर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। मूलों से समीकरण प्राप्त करना ये अगले चैप्टर यानी कि शायद जो द्विघात समीकरण है उसमें आएगा, तो उसमें डिटेल में इस पर चर्चा होगी। अभी आप लोग इस पर कोई भी बात मत करिएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपदों में हम अपना क्या होता है, मूलों का योगफल जो होता है वो x का गुणांक माइनस में अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और जो मूलों का गुणनफल होता है वो अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। या चाहे तो ऐसे ही -b अपान a c अपान a आप लोग इसको रट्टा मार लीजिए। अब जैसे कि अगर आप लोग चाहें तो इसी में कोई सवाल भी देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे हम लोग एक लेते हैं, अगर यहाँ पे अपने पास है 3x² प्लस 5x माइनस 2, अगर इसके हमें शून्यकों में जो संबंध है वो अगर देखना है तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो मूलों का योगफल कितना होगा, मूलों का योगफल इसका हो जाएगा -5 अपान 3, और गुणनफल कितना हो जाएगा, तो गुणनफल हो जाएगा यहाँ पे -2 दिया हुआ है तो -2 ऐसे ही लिखेंगे अपान 3। तो ये हो जाते हैं। तो ये हो गया इनके मूलों में और सॉरी यहाँ पे शून्यकों में और गुणांकों में संबंध ऐसे ही निकाला जाता है। तो उम्मीद है ये आपको द्विघात वाला समझ में आ गया होगा। अब आइए देख लेते हैं लगे हाथ 3 घात वाला, फिर उसके बाद ये जो थ्योरी है ये समाप्ति हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 को, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं 3 घात वाले बहुपद को। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद, तो अब देखिए त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है इसका मानक रूप। अब इसके जो हैं मान लेते हैं हम लोग 3 मूल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मूल हो सकते हैं। तो एक यहाँ पे अल्फ़ा मानते हैं, एक यहाँ पे बीटा को मान लेते हैं, और एक मान लेते हैं कुछ भी गामा मान लीजिए। तो ये अपने 3 मूल इसके अगर हम लोग मान लेते हैं, यानी 3 शून्यक इसके निकल कर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही आ सकते हैं। तो अब चाहे तो आप लोग यहाँ पे एक टर्म मान लीजिए या वैसे ही डायरेक्ट बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो
तीन चीज़ें निकल कर आती हैं। एक, तीनों मूलों का योगफल, यानी कि एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि दो दो का मल्टीप्लाई कराएं, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इस तरह से इनका गुणा करवाएं हम लोग। और एक तीसरा अपने पास निकल कर आता है, तीनों का ही गुणा करा दें, यानी कि अल्फ़ा बीटा और ये गामा। तो अब इन तीनों में क्या संबंध होता है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा में सीधा सा संबंध यही होता है, क्या जो अपने पास था जैसे उसमें था वैसे ही इसमें भी आ जाता है। ये हो गया -b/a। बस अंतर कितना था, तो उसमें यहाँ पे हम लोगों ने b को x का गुणांक लिया था और यहाँ पे x² का गुणांक है, तो बस वही बात है। बाकी -b/a ही इसका जो है कि वो संबंध है इसमें। और यहाँ पे अगर हम लोग 2 की बात करें तो ये कितना आता था, ये c/a आता है। और अगर 3 की बात करें तो ये -d/a आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे गौर करिएगा, एक जो संबंध था वो माइनस में आया, फिर प्लस में आया, फिर माइनस में आया, फिर आगे कोई संबंध होता, अगर जैसे 4 का लेते हैं हम लोग तो उसमें एक बार 2 का कराते, फिर 3 का कराते और फिर एक बार 4 का करा देते, इस तरह से। तो वहाँ पे एक जो चौथा आता वो फिर से पॉजिटिव आ जाता। तो इस तरह से हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक समीकरण लेके हम लोग आप देख लेते हैं। तो जैसे क्या ले लिया जाए, यहाँ पे एक लेते हैं, तो 3x³ -5x² -11x -3 ये ले लिए। अगर हम लोग इसमें मूलों की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके जो शून्यक हैं उनकी बात की जाए, तीनों को जोड़ा जाए तो यहाँ से माइनस तो एक इसमें था ही और एक ये -5 ये है और अपान में 3, तो ये कितना हो जाता है 5/3। बात करें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी बात करें तो ये क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे देखिए -11 दी हुई है, तो -11 ऐसे ही लिखते हैं, अपान में 3 लिख देते हैं, बात ख़त्म। और आगे चाहे तो आप लोग देख ही लीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना आएगा। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू सिंपल सी बात, c/d, तो माइनस लगाएंगे, c की वैल्यू -11 इसमें दी हुई है और अपान में ये जो है a था तो a लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी थी 3, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हम लोगों को d की वैल्यू रखनी थी, तो d की वैल्यू -3 थी, तो ये -3 इसको रखेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले में देखें तो इस वाले में जो अल्फ़ा की वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है, बीटा की वैल्यू कितनी, ये गामा की। वैसे तो इसके समीकरण के में इसे बताया जाएगा कि इसके मूल कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ पे शून्य का आप लोग मान के चलिए दिया गया है, तो एक शून्य 3 दिया गया है, एक शून्य -1 दिया गया है और एक शून्य हमें 1/3 दिया गया है। तो अब क्या ये बात पूरी तरह से फुलफिल होती है, 1 मिनट इसको हटाते हैं, थोड़ी जगह खाली हो तब समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अपना वही समीकरण पुराना वाला लेते हैं, तो क्या हमने लिया था 3x³ -5x² -11x और ये -3, ये हमारा था समीकरण। इसमें जो 3 मूल थे वो दिए हैं हमें, क्या क्या दिए गए हैं, निकाल भी सकते हैं आप लोग जिस पे वैल्यू 0 हो जाए उस वाले नियम से, तो निकाल भी सकते हैं। और इसमें हम लोग निकालना तो समीकरण वाले पार्ट में सीख लेंगे, अभी यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। एक 3 दिया हुआ है, एक -1 दिया हुआ है और एक -1/3 दिया हुआ है। ये 3 मूल हमें दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें ये ज्ञात करना है जो हम लोगों ने संबंध दिखाए अभी, क्या वो सही है या नहीं। तो हम लोगों ने संबंध क्या दिखाया, तो सिंपल सी बात है,
इसमें ए बी सी कैसे निकाला जाएगा, तो इसी से कंपेयर करके। देखिए यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 दी है, यहाँ पे प्लस बी है तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, तो इसी को आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3x³ प्लस यहाँ से -5 लिख के x लिख देंगे हम लोग, और यहाँ से प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में -11 लिख के x लिख देंगे, और यहाँ से प्लस लिखेंगे और यहाँ से -3। तो अब ये कंपेयर करने में आसान हो गया। तो a बराबर कितना दिया है, तो यहाँ से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं a बराबर दिया हुआ है 3, b बराबर कितना दिया हुआ है, तो b बराबर -5 दिख रहा है, और c बराबर कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे -11 दिख रहा है c बराबर, और d बराबर बात की जाए तो -3। इतनी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए अपने पास क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जो गामा की वैल्यू निकल कर आ रही थी वो कितना आ रही थी, b/a आ रही थी। तो अब इस तरफ हम लोग इस यहाँ से ये अल्फ़ा था अपना, इसको बीटा मान लेते हैं और इसको गामा मान लेते हैं। तो सभी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे प्लस बीटा की वैल्यू -1 ऐसे रख दिया, गामा की वैल्यू -1/3। तो अब देखिए यहाँ से 3 का सभी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 -3 -1 अपान में पूरा टोटल 3। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया इस तरफ से, ये 3 से 3 कट गया, -1/3। तो ये आ गया -1/3 इसकी वैल्यू आई। और इस तरफ अगर बात की जाए तो b/a, तो b की वैल्यू अपनी कितनी थी, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा और यहाँ से -1 आ जाएगा, अपान में टोटल 3 रहेगा। अब देखिए 9 में से 3 एक 4 गए तो कितना बचा, ये 5/3। और इस तरफ की बात की जाए तो माइनस तो है ही, b की वैल्यू कितनी है, -5 है, अपान में a लिख सकते हैं हम लोग तो 3। तो इस तरफ की भी वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 5/3। तो देख सकते हैं दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, LHS बराबर RHS, यानी कि ये अपना फार्मूला सही है। इसी तरह से जो 2-2 वाला है सिस्टम उसको भी देखते हैं। तो इसको थोड़ा हटाते हैं, जगह होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने, c/a, यही लिखा था। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं तो ये 3 × -1 हो गया, बीच में प्लस लगाया, बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू कितनी है, तो ये -1/3 है, और यहाँ से फिर से प्लस लगाया और गामा की वैल्यू कितनी है, तो -1/3 है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इस तरफ देखिए तो ये 3 और -1 का गुणा -3, प्लस बीच में है प्लस रहेगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आएगा, 1/3, और यहाँ से देखिए तो 3 से 3 कट जाएगा लेकिन ये -1 आएगा, तो ये -1। अब 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो इस तरफ आया -9 + 1 -3 अपान में पूरे के 3। तो यहाँ से देखिए 3 और 9 का अगर बात की जाए तो 9 3 12 और 1 घट जाएगा -11। तो इस तरफ से कितना आया, -11/3। तो क्या इस तरफ भी -11/3 आ रहा है, तो इस तरफ क्या था, c/a। तो अगर c/a की वैल्यू देखा जाए तो c की वैल्यू कितनी है, -11 है, और a की वैल्यू 3 है। तो जी हाँ, दोनों साइड बराबर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं LHS ये है, RHS ये है, दोनों साइड ही बराबर आ रही हैं। यहीं पे लगे हाथ, अगर तीनों का हम लोग गुणा भी करवा के देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, सूत्र से क्या आना चाहिए, -d/a आना चाहिए, और इस तरह से तो हम लोग गुणा करवाएंगे ही। तो 3 × -1/3 लिखेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा उल्टा हो गया, गुणा में चलता भी है, तो यहाँ से -1 इसका गुणा कराएंगे। देखिए 3 से तो 3 कट गया, अब ये -1 मिलके +1 हो गए, +1 हो गया।
ये हो गया। अब यहाँ से इस तरफ देखिए तो माइनस डी अपान ए हमें ज्ञात करना था, तो डी की वैल्यू कितनी थी -3, एक माइनस इस सूत्र वाला, एक माइनस यहाँ पे डी की वैल्यू में है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा अपान में ए की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इस तरफ भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो अपने गुणांक हैं और जो अपने शून्यक हैं उनमें संबंध स्थापित हो जाता है, यानी कि ये चीज़ें सत्य हैं, हम लोगों ने ये सिद्ध करके देख ली। तो इतनी सी बात थी इस चैप्टर में। जहाँ तक बात की जाए इस वाले से, तो इस वाले से बहुत ज़्यादा सवालें नहीं आती हैं, जो 2 घात वाला था उसी से आती हैं। 2 घात वाले में ऐसा सिद्ध करके नहीं दिखाया गया कि एक उदाहरण लिया जाए, उसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, नहीं तो सवालों में तो वही होने वाला है, तो वो सब सवालों में हो ही जाएगा। तो अब बारी है 2.2 को सॉल्व करने की, तो आप लोग एक बार ट्राई मारिएगा, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो हम तो दुकान खोल के बैठे हैं सॉल्व कराने के लिए, तो पूरा वो आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा है, तो यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो इस पे हम लोग फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जो आपके मन में आए, कुछ भी कहना चाहें वीडियो के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।